हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कल का ही चैप्टर पढ़ेंगे, बट नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिसेप्टर, इफेक्टर एंड एडजस्टर मैकेनिज्म, संग्राहक, प्रभावक तथा समयोजक प्रक्रम। तो ये देखते हैं क्या है। शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिकों ने प्राणी के शरीर की कोशिकाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है? तो 3 भागों में विभक्त किया है। पहला रिसेप्टर, दूसरा इफेक्टर, तीसरा एडजस्टर। रिसेप्टर मीन्स संग्राहक, इफेक्टर मीन्स प्रभावक और एडजस्टर मीन्स समयोजक। तो ये एक प्रक्रम के रूप में होता है, इसलिए इसे रिसेप्टर, इफेक्टर, एडजस्टर मैकेनिज्म का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिसेप्टर सेल मतलब संग्राहक कोशिका किसे कहते हैं। संग्राहक कोशिका उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है जो विशेष प्रकार के उद्दीपक से उत्तेजित होकर उत्तेजना को ग्रहण करती है। सामान्य प्राणी में पाए जाने वाले संग्राहक 4 प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होते हैं: रासायनिक, तापीय, यांत्रिक तथा रोशनी। अब देखते रासायनिक संग्राहक क्या है। तो रासायनिक संग्राहक में संवाद, घ्राण तथा रासायनिक संवेदनशीलता की कोशिकाएं होती हैं। यांत्रिक संग्राहक में श्रवण, संतुलन तथा स्पर्श की कोशिकाएं होती हैं। तापीय संग्राहक में त्वचा कोशिकाएं होती हैं जो ठंड एवं गर्म की उत्तेजनाओं का ज्ञान कराती है, ये नाम से ही स्पष्ट है। रोशनी संग्राहक आंख की कोशिकाएं में होती हैं और ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हें हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं और ये हम अब इसके बारे में डिटेल्स इसलिए नहीं समझाएं क्योंकि ये हम माउंटेसरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। मतलब हम प्री नर्सरी से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेंस ऑर्गन हमारा क्या क्या है। तो लेकिन हमें ये बताते हुए भी एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानकारी बता रहे हैं कि सेंस ऑर्गन अभी तक तो सिर्फ हम लोग 5 ही पढ़े थे, लेकिन सेंस ऑर्गन 5 होता नहीं है। कितना होता आप लोगों को पता है? 5 से भी ज़्यादा होता है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5 होता है, लेकिन 5 से भी ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए कि हमें जैसे आँख से देखना हुआ, नाक से सूंघना हुआ, जीभ से टेस्ट का जो स्वाद का अनुभूति हुआ, त्वचा से स्पर्श का अनुभूति हुआ, ये तो हम जानते हैं। लेकिन हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, वो एक दर्द का जो अनुभूति हो रहा है वो किस सेंस ऑर्गन से स्पष्ट हो रहा है, ये तो हमें नहीं पता। हमारा हाथ कट गया, खून आ रहा है, उससे जो दर्द हो रहा है उसका किस चीज़ से अनुभूति हो रहा है, ये भी हमें नहीं पता। वो भी तो कोई ना कोई सेंस ऑर्गन से समझ में आता होगा। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें बहुत ठंडी लग रही है, तो ये जो अनुभूति हो रहा है गर्म ठंडा वाला, ये भी तो किसी न किसी सेंस ऑर्गन से हो रहा होगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो वेंगर, जॉन्स एंड जॉन्स 1956 के अनुसार संग्राहक के 4 सामान्य प्रकार होते हैं: बाह्य संग्राहक, मध्य संग्राहक, अंतर संग्राहक और नोसी संग्राहक। और ये जो टॉपिक है ये नेट के एग्ज़ाम में भी आता है, तो ज़रूर आता है। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। तो बाह्य संग्राहक शरीर की सतह पर होते, इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कहाँ होगा, बाह्य संग्राहक है। तो बाह्य संग्राहक शरीर की बाह्य सतह पर होगा, ये बहुत इजी है। बाह्य संग्राहक द्वारा शारीरिक गति के रूप में अनुक्रिया की जाती है। इन संग्राहकों में दबाव, त्वक गर्मी, दृष्टि, घ्राण, स्वाद की संवेदी का ज्ञान होता है। तो अभी हमें प्रेशर, अभी जैसे कि बताए थे, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के अलावा भी होता है जो सेंस ऑर्गन। तो हमें अगर दबाव का अनुभूति होता है तो वो किससे होता है? बाह्य संग्राहक से होता है। त्वक गर्मी का अनुभव होता है, तो यही संवेदी ज्ञान से होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मध्य संग्राहक। मांसपेशियों, कंडरा, संधि तथा अंतःस्रवण अंतःकरण में ऐसे ग्राहक पाए जाते हैं। अंतर संग्राहक, इसका भी नाम से स्पष्ट है कि यह अंदर ही होगा शरीर के, जैसे उसका नाम से स्पष्ट है कि वो बाह्य संग्राहक है। ऐसे संग्राहक शरीर के अंदर विशेष रूप से पाचन तथा मूत्र तंत्रीय क्षेत्रों में होते हैं। कौन? तो अंतर संग्राहक। नोसी संग्राहक, ये सबसे इम्पोर्टेंट, नोसी संग्राहक तो हमेशा ही पूछता है। नोसी संग्राहक व्यक्ति के पूरे शरीर में फैले होते हैं तथा मुख्यतः इंजुरियस स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे पहले बताए थे कि अगर हमें कोई दर्द होता है, मसल पेन होता है, ऑर्गन पेन होता है, किनेस्थेटिक पेन होता है, तो वो किससे पता चलता है? तो नोसी संग्राहक से पता चलता है।
ब्लीडिंग होता है, उस समय जो पेन होता है वो सब किससे वो पता चलता है? तो सब नोसी संग्राहक आते के साथ ये मैच करने आएगा कि मध्य संग्राहक में क्या होता है, नोसी संग्राहक में क्या होता है, अंतर संग्राहक में क्या होता है, बाह्य संग्राहक में क्या होता है। एक तरफ ऑप्शन लिखा रहेगा, एक तरफ ये संग्राहकों का नाम लिखा रहेगा, तो हमें मैच करना होगा। तो ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए और आप ये सही सही क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। दूसरा, इफेक्टर सेल, प्रभावक। अभी संग्राहक कोशिकाएं हो गया, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रभावक कोशिकाएं। यह कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियाएं करता है। मतलब ये ऐसा कोशिका है जिसके प्रति उद्दीपक अगर कोई आएगा तो उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करेगा। हाथ पे मच्छर बैठा, हाथ पे चींटी काटा, तुरंत हाथ हटाएंगे या उसको मारेंगे। तो स्टिमुलस आया तो उसके पीछे रिस्पॉन्स हुआ, तो रिस्पॉन्स कौन करा? मसल्स करा। हमारा हाथ करा ना, तो हाथ में भी मसल्स होता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि मसल्स किसे कहते हैं? मांसपेशियां। तो मानव शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। चिकनी मांसपेशी, नाम से स्पष्ट है, उसमें जरूर चिकना ही होगा, कुछ रेखा नहीं होगा। दूसरा, रेखित मांसपेशी, इसमें जरूर रेखा ही होगा, रेखा चित्र बना होगा। हृदय मांसपेशी, जो हृदय में होगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चिकनी मांसपेशियां, जैसे कि पहले बताएं, चिकनी मांसपेशियों को अरेखित मांसपेशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चिन्ह ही नहीं होता है, कोई प्रकार का स्ट्रक्चर बना नहीं होता है। इस प्रकार की मांसपेशी अंतरांगों जैसे पेट, रक्तवाहिनी तथा आंत के किनारों पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है चिकनी मांसपेशी? पेट में, रक्तवाहिनी में, और कहाँ? आंत के किनारे पर पाई जाती है। दूसरा, रेखित मांसपेशी, इस प्रकार की मांसपेशियां धारीदार या रेखांकित होती हैं, जैसे कि पहले बता चुके हैं। यह हाथ, पैर, बाँ आदि में अंगों में पाई जाती हैं। और हृदय मांसपेशी ये कहाँ पाई जाती है? नाम से स्पष्ट है, हृदय में पाई जाती हैं और हृदय के संकुचन तथा फैलाव पर अपना नियंत्रण रखती हैं। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन जनरेट होता है? यहाँ से क्वेश्चन जनरेट ये होता है कि पेट में, रक्तवाहिनी में और आंत के किनारों पर कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? तो चिकनी। हाथ, पैर और बाह में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? तो रेखित। और हृदय में? तो हृदय मांसपेशियां। और ये मैच करने में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या होता है? तो ग्रंथियां शरीर में दूसरा प्रमुख प्रभावक है। पहला प्रभावक क्या हुआ? मांसपेशियां, मसल्स। और दूसरा क्या हुआ? ग्लैंड्स। पहले हम लोग संग्राहक पढ़े हैं, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रभावक। तो प्रभावक में भी 2 होता है, एक मसल्स, एक ग्लैंड्स। तो हम लोग मसल्स पढ़ चुके हैं और अब हम लोग ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ग्लैंड्स 2 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जिनसे निकलने वाला स्राव सीधे रक्त में मिल जाता है। इसके निकलने के लिए कोई नलिका नहीं होती है, इसका भी नाम से स्पष्ट है। अब अंतःस्रावी नाम है तो अंतर में ही विलीन हो जाएगी वह। इनका जो इनसे ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। और यह अपने ब्लड में ही विलीन हो जाएंगी। इनके नाम से एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या क्या हैं? तो थायराइड, इनसे क्या निकलती है? तो थायरॉक्सिन ग्लैंड हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी, पीयूष से पिट्यूटरी ग्लैंड निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से पैंक्रियाज हार्मोन निकलता है। और ओवरी से ओवरी वाला हार्मोन्स निकलता है। और ये कहाँ पे? रक्त में ही विलीन हो जाती है, इसलिए इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरा क्या हुआ? बहिस्रावी ग्रंथियां। इसका भी देखिए नाम से ये स्पष्ट है, इसको निकलने के लिए बाहर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देखते हैं आगे क्या बोलता है ये। बहिस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जिनसे निकलने वाला स्राव विशेष नलिका द्वारा बाहर निकलता है। ये अंदर ही खून में एब्जॉर्ब नहीं होता, घुल मिल नहीं जाएगा खून में। इसको निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा, और रास्ता को क्या बोलता है? नलिका द्वारा बाहर निकलता है। इनमें कौन कौन से ग्रंथियां आते हैं? तो इनके अंतर्गत 3 ग्रंथियां आते हैं, स्वेट ग्लैंड, सिल्वेरी ग्लैंड और टीयर ग्लैंड। अब पसीना आ रहा है तो पसीना अंदर अंदर थोड़ी विलीन हो जाएगा। पसीना के लिए स्वेट ग्लैंड है तो उसे बाहर से पसीना बाहर की ओर निकलेगा। हमारा जो शरीर में जो रोम होता, छिद्र होता है, वो एक नलिका का काम किया और वो नलिका से हमारा पसीना बाहर आया। और लार ग्रंथि, हमारे मुंह का जो जीभ है, वो एक नलिका का काम किया और वहाँ से हमारा जो लार है वो बाहर निकला। और टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, ये हमारा आँख से जो
आँख में कुछ चला जाए या हमें कुछ इमोशन आए तो आँख से भी तो आंसू निकलता है ना। खुशी में भी आंसू निकलता है, दुख में भी आंसू निकलता है और पीड़ा में आंसू मतलब जो हमारे शरीर में जो आँख में जो इंजरी हो जाएगा उससे आंसू निकलेगा। तो आंसू निकलने के लिए भी आँख एक नलिका का काम करा। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, संग्राहक पढ़ लिए, फिर हम लोग पढ़ लिए संग्राहक पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे संयोजक। अंतग्राहक संग्राहक दोनों हो गया, हम लोग संयोजक पढ़ेंगे। संयोजक कोशिकाएं संग्राहक तथा प्रभावक के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसका नाम ही है संयोजक, संयोजन करेगा। संयोजक विशेष कोशिकाएं संग्राहक तथा प्रभावक के मध्य संबंध स्थापित करता है। इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से संग्राहक आने वाले आवेग प्रभावक तक पहुंचता है। और संयोजन का जितना काम है, एक मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में आए संयोजन से कुछ भी ज़्यादा क्वेश्चन तो कहाँ होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में ही होगा। तो मतलब संयोजन एसोसिएशन टाइप का जो चीज़ होगा, मतलब ये श्योर शॉर्ट तुक्का वाला क्वेश्चन है जो कि हम ये ट्रिक कभी कभी अपनाते। वैसे तो हर चीज़ का ज्ञान प्रॉपर रखना ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में थोड़ा ट्रिक वाला भी चीज़ बनाना पड़ता है। तो जितना एडजस्टमेंट और एसोसिएशन वाला कुछ भी चीज़ होगा तो ब्रेन में ही ज़्यादातर होता है, 99% चांसेस में। तो हम आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं उसमें। तो इसमें भी यही बोल रहा है, इस प्रकार की कोशिकाएं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है जिनमें हाइपोथैलेमस प्रमुख होती है। तो इस प्रकार जो ग्राहक, संयोजक और प्रभावक प्रक्रम द्वारा ही व्यक्ति किसी विशेष उद्दीपक के प्रति उसके अर्थ को समझकर ठीक ढंग से अनुक्रिया कर पाता है। जब तक तीनों में एक मैकेनिज्म नहीं बनेगा तो हम कोई भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल चींटी वाला जो सबसे पहले बताए थे, हमारा सबसे पहले हम क्या करें, तो ग्राहक एक क्या हुआ, चींटी हमारे हाथ को काटा। फिर चींटी हाथ को काटा तो हमारा जो प्रभावक हुआ, हाथ में कटा, चोट लगा, मतलब हमें दर्द का महसूस हुआ, तो प्रभावक क्या किया, उस चींटी को हाथ से हटा दिया। तो तीनों में एक मैकेनिज्म बना ना, हम देखें, फिर हमें महसूस हुआ, फिर उसको हम हटा दिए। तो तीनों में जो हमारा मैकेनिज्म बना, उसी तरह से ये कह रहा है कि ग्राहक, संयोजक और प्रभावक प्रक्रम द्वारा ही व्यक्ति किसी विशेष उद्दीपक के प्रति उसके अर्थ को समझकर ठीक ढंग से अनुक्रिया कर पाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका 5-6 पॉइंट जो बताया है सारा ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये एग्ज़ाम में आएगा और इसको हम बहुत अच्छे तरह से समझा दिए। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई परेशानी हो रहा होगा इस टॉपिक को समझने में, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि ये इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप फिर से डिटेल समझा दीजिए, तो मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगी। और कल जो हम लोग नर्वस स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़े थे, उसमें एक टॉपिक छूट गया था, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। तो ऑल और नन ला, इसे कहते हैं ऑल और नन ला, मतलब यही टॉपिक कल छूट गया था। तो इसमें क्या होता है, पूर्ण, इसे क्या कहते हैं, पूर्ण या बिल्कुल नहीं नियम। या तो पूर्ण होगा या तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका भी नाम से परिभाषा स्पष्ट है और परिभाषा से नाम स्पष्ट है। अब देखते हैं ये क्या बोलता है। इस नियम का अर्थ है कि जब कोई न्यूरॉन जब उत्तेजित होता है तो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उत्तेजित होता है, या फिर होता ही नहीं है, या बिल्कुल ही उत्तेजित नहीं होगा, या तो फिर शक्ति के साथ उत्तेजित होगा। न्यूरॉन का उत्तेजित होना उद्दीपक की तीव्रता या कमी से प्रभावित नहीं होता है। मनुष्यों में प्रति 500 तंत्रिका आवेग तक की उत्पत्ति देखी गई है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय।